नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं शुक्रवार के मार्केट का पूरा एक्शन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन के बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही अगले हफ्ते के मार्केट का मूड माहौल कैसा रहने वाला है और खास करके सोमवार का बाजार कैसा रहेगा, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, तैनात है आपको अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। कुशल आज हमें बताएंगे बाजार का पूरा एक्शन, मानसी हमें बताएंगी अगले हफ्ते के ट्रिगर्स क्या हैं और वैक्सीन लॉन्च होने से किन कंपनियों को राहत मिलेगी और किन कंपनियों पर आफत आएगी, ये हम जानेंगे देवांशी से। और संदीप बताएंगे पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे कैसे रहेंगे। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा। तो कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार पर दबाव दिखा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 433 अंकों की गिरावट के साथ 37,877 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 122 पॉइंट गिरकर 11,180 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 516 अंक गिरकर 21,680 के स्तर पर बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 46 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 797 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार बढ़त पर खुले लेकिन अचानक गिर गए, आज आखिर हुआ क्या बाजार को और शुक्रवार के कारोबार पर आपकी राय है क्या? हफ्ते के आखिरी दिन आखिरी कुछ घंटे बाजार पर भारी पड़ गए। पूरे हफ्ते मजबूती देखने के बाद बाजार ने आखिरी 2-3 घंटों में अच्छी खासी मुनाफा वसूली दिखाई। आज भी शुरुआत अच्छी हुई थी, बेहद मजबूत, और दिन भर बाजार 11,300 के ऊपर टिकने में कामयाब रहे। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 22,200 22,300 के आसपास टिके रहने में कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद मिड सेशन के बाद प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी, और ये प्रॉफिट बुकिंग आई दुनिया भर के बाजारों की वजह से। यूरोप की कमजोर शुरुआत, डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट नीचे हुए, तो भारतीय बाजारों में ऐसा लगा कि करेक्शन का वक्त आ गया। अच्छा, करेक्शन से भी कोई समस्या दिक्कत है नहीं, इतने बढ़े हुए बाजार हैं, थोड़ा तो गिरेंगे, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन क्लोजिंग आज की बड़ी अहमियत वाली थी, क्योंकि हफ्ते की क्लोजिंग है ना, शुक्रवार की क्लोजिंग। तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में बड़े लंबे समय बाद हम हफ्ते दर हफ्ते नीचे बंद हुए हैं। 11,200 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी बाजार में निराश करने वाली है। बैंक निफ्टी में तो 22,000 के काफी नीचे जाकर बंद हुए और पिछले हफ्ते के मुकाबले में, और आज 500 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पर भी रही, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला था। तो एक अच्छा साइजेबल करेक्शन आया, और सबसे बड़ी बात है कि इस करेक्शन में ट्रेडर्स बहुत अच्छे तरीके से निकल नहीं पाए तेजी की पोजीशन से, क्योंकि अचानक से आया और मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का एकदम से बदला, तो तेजी की पोजीशन अटकी हुई रह गई। अब देखते हैं क्या कुछ होता है आगे, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के, हल्की सी सावधानी के संकेत आए। अभी भी ऐसा नहीं कि ट्रेंड बदल गया हो और बहुत कुछ खराब हो गया हो, लेकिन हाँ, हल्की सावधानी का पहला संकेत आया है। देखते हैं अब अभी तक जो थोड़ा बहुत एक्शन हुआ है करेक्शन का, वो सिर्फ और सिर्फ दिग्गज शेयरों में हुआ है और कुछ ही सेक्टर्स में। सारे सेक्टर्स अब भी कमजोर नहीं थे, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर अब भी मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। तो अब अगला हफ्ता इस लिहाज से बेहद निर्णायक रहेगा। लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि हफ्ते के आखिरी दिन जो क्लोजिंग मिली है, वो थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता लाने वाली है कि तेजी की पोजीशन कम करने का वक्त है, और फिर से करेक्शन के बाद फुल फ्लेज तेजी की तैयारी करेंगे, लेकिन फिलहाल सावधानी का वक्त। और अब आपको बताते हैं कि आज के बाजार में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर एक्शन दिखा है, और ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता जुड़े हैं। कुशल, बताइए।
जी, तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार जो है भारी बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखा और फर्स्ट हाफ में जो स्टेबिलिटी थी वो सेकेंड हाफ में गिरावट में तब्दील होती हुई दिखी, पर आखिरी एक घंटे में थोड़ा सा मार्केट जो है फिर से स्थिरता जो है वापस से पकड़ता हुआ नजर आया। साथ ही अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची देखेंगे तो वहां पे काफी लंबी लिस्ट थी, जिसमें ऑटो स्पेस जो थे वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे गिरावट में। आयशर मोटर्स, टाटा मोटर्स जैसे शेयर जो है 5 से 7% तक गिरते हुए दिखे। साथ ही निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में मेटल काउंटर्स काफी आगे रहे, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील जो है टॉप गेनर निकल कर आया। साथ ही फार्मा स्पेस भी आज 2-3 दिन की गिरावट के बाद काफी एक्टिव होता हुआ दिखा। ऑटो स्पेस में गिरावट जो आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स में हुई थी, उसके साथ साथ बॉश और टीवीएस मोटर्स में भी आपको आज गिरावट का रुझान देखने को मिला। 2 से 2.5% का फॉल यहां पर रहा। साथ ही बैंकिंग स्पेस जो था आज काफी वीक निकल कर आया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीएल बैंक जैसे शेयरों में 5 से 6% का इंट्रीडी गिरावट हमें देखने को मिली। साथ ही एनबीएफसी स्पेस यहां पर काफी ज्यादा गिरावट आज भी के सत्र में देखने को मिली, जिसमें आईबी हाउस, एल&टी फाइनेंस जैसे शेयर 2 से 3% तक लुढ़कते हुए नजर आए। एफएमजीजी स्पेस में भी आज मुनाफा वसूली हावी रही, जहां पर गोदरेज कंज्यूमर्स पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी इसमें, पर यहां पर यह आज के लिए जो है टॉप लूजर निकल कर आया और आईटीसी में भी गिरावट हमें हावी होती हुई दिखी। फार्मा स्पेस काफी अच्छा मजबूती के साथ आज बंद होता हुआ दिखा, जिसमें लुपिन टॉप गेनर निकल के आया। 9% की बढ़त यहां पर थी। ग्लेनमार्क फार्मा में भी 2.5 से 3% की तेजी बनती हुई नजर आई। साथ ही मेटल स्पेस यहां पर भी काफी एक्टिविटी जो है आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। और जी के हिट कॉल्स अगर आप देखें तो लुपिन का राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया था, सुबह यहां पर अच्छी तेजी बनी। और साथ ही सीमेंस और इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल जो जैन साहब की पिक थी आज की, वहां पर एक बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ये अलग अलग सेक्टर का एक्शन कुशल ने हमें समझाया, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। और आज हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन जिस तरह से हमने ट्रेड देखा, आपके हिसाब से मार्केट में आज के हालात को देखते हुए नेक्स्ट वीक के लिए क्या अंदाजा लगाया जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि ऐसे हालात में मंडे को क्या ट्रेड लिया जाए इंट्राडे के लिए? नहीं, बिल्कुल बहुत सही सवाल है और अनिल जी ने बहुत तरीके से जो एनालिसिस में बात कि कहीं ना कहीं कॉशियस रहना है, क्योंकि देखिए एक बार मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने के लिए कोई विशेष रीजंस है नहीं और नीचे आने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा है मार्केट। तो एक करेक्शन है और मुझे लगता है इट्स वेरी गुड ऑल्सो कोई ना कोई मीनिंगफुल और हेल्दी करेक्शन हो। और फिर भी अपॉर्चुनिटीज है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी मजबूत है। और कई बार ऐसा होता है एक आधी क्लोजिंग ऐसे होने के बाद भी कम से कम डिसाइसिवली 2 या 3 क्लोजिंग होती है, तब समझ में आता है कि हाँ मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, या अभी भी मुझे लगता है कि बाइंग की तरफ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। और वो स्टॉक्स या वो सेक्टर्स जहां पे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आया नहीं है, मार्केट इतना नीचे से ऊपर आ गया, मगर कई सेक्टर्स है, कई स्टॉक्स है जो कि नहीं चले हैं, जैसे कि एनबीएफसीज है या एमएफआईज है या ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स है। जैसे कि मैंने आज भी ऑटो इंसुलरी में एक इंडिया निपॉन दिया था और पिछले कुछ दिनों में इन्हीं टाइप के स्टॉक्स पे ही जोर ज्यादा दे रहे हैं। तो मैंने इंट्राडे के तौर पे एक एमएफआई है जो कि बेहतरीन मतलब बेस्ट क्वालिटी एमएफआई है लिस्टेड, और वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जो कि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, परफॉर्म नहीं किया क्योंकि रीजन बीइंग कि एमएफआई इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड। तो 591 के लगभग आज 91 के लगभग क्लोज हुआ है और 630 का टारगेट और 500 जी। तो ये आपके लिए ट्रेड है कि जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं और आगे का मार्केट कैसा रहेगा, कैसा रह सकता है, ये आपको संदीप जी ने बताया। संदीप जी, पोजिशनल ट्रेड कुछ बताना चाहेंगे आप इस मार्केट में? बिल्कुल, पोजिशनल ट्रेड में भी आज देखिए जिस तरीके से एक स्टॉक बंद हुआ था ब्लू स्टार लिमिटेड, और इसके बारे में आज दिन में भी जो अपना पैनल है उसमें भी डिस्कशन हुआ था और शायद दिया भी गया था ये कॉल। और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू स्टार एक अच्छी एयर कंडीशनिंग कंपनी है, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में है। अगेन एक अंडर परफॉर्मर, काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है मार्केट के साथ, ये भी चला नहीं है, तो इसलिए डाउनसाइड रिस्क भी बहुत कम लगती है। अगर आप देखें तो 450 का एक लो था 408-10 के लगभग, और अभी भी 517 के लगभग है, तो 541 के लगभग आज की करंट मार्केट प्राइस थी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 495 का स्टॉप लॉस लगा के 630 से लेकर 670 तक का पोजिशनल टारगेट लिया जा सकता है। अगर कहीं भी मूव आता है तो मीनिंगफुल एक अपसाइड मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से आने वाले हफ्ते के लिए ये स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है,
ये 2 कॉल आपके लिए, जहां पर अगले हफ्ते आप नजर रख सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण रिसर्च की। रूस ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर दी है। वैक्सीन के लॉन्च होने से किन कंपनियों को राहत मिलेगी और किन कंपनियों पर यह आफत साबित होगी, ये रिसर्च लेकर देवांशी हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवांशी, बताइए। इस हफ्ते कोरोना से जुड़ी एक पॉजिटिव खबर हम सब ने सुनी है। जी, हम सब जानते हैं कि रशिया ये पहला देश बना है जिसने कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर दी है। यही नहीं, रूस के हेल्थ मिनिस्ट्री ने समय से पहले ही इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। साथ ही इंटरेस्टिंग बात यही थी कि रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनकी बेटी ने ही पहला डोज इस वैक्सीन का लिया था। तो ये काफी इंटरेस्टिंग खबर जरूर आती हुई दिखी थी। अब आप देखिए, WHO का ये हालांकि कहना था कि इसको मंजूरी मिलने से पहले या वर्ल्ड वाइड ये वैक्सीन एक्सेप्ट होने से पहले इसकी जो सेफ्टी डेटा है इसको मेजर किया जाएगा और उसके बाद ही इस पर अप्रूवल्स आते हुए दिखेंगे। लेकिन आप देखिए, ये जो खबर थी वो काफी पॉजिटिव थी, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए इस लॉन्च से जो मूड है वो काफी पॉजिटिव होता हुआ दिखा। दूसरी तरफ फार्मा, ये एक सेक्टर है जहां पे हम देख रहे थे लगातार तेजी होती हुई दिखी थी वैक्सीन आने से पहले, लेकिन अब क्योंकि वैक्सीन धीरे धीरे लॉन्च होते हुए दिखेंगे, सारी ऐसी कंपनीज हैं जो धीरे धीरे कोरोना की दवाई ढूंढ रही है, इसके चलते अब हम देखेंगे फार्मा शेयरों में हल्की सी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। वैक्सीन की खबर से फार्मा सेक्टर पर थोड़ी सी असर होती हुई दिखी है। भारत में मंजूरी मिलने से पहले फेज 2 फेज 3 ट्रायल करने जरूरी होंगे, लेकिन इमरजेंसी यूज जैसे कि रेमडेसिविर को मिलता हुआ दिखा था। अगर ऐसे ही इस वैक्सीन को मिल जाता है तो कई ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जिन पे ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखेगा। ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी कोरोना से जुड़ी दवाई बेच रही है, जैसे कि रेमडेसिविर, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये सारी कंपनीज हैं जिसमें हमने लगातार तेजी देखी और ऊपरी लेवल से इसके चलते थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखेगा। तो ये है, थोड़ी सी मंदी के मूड यहाँ पे बनते हुए दिख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर काफी पॉजिटिव है कई सेक्टर्स के लिए, स्पेशली उन सेक्टर्स के लिए जहां पे लॉकडाउन के चलते काफी असर होता हुआ दिखा है। ये 2 सेक्टर्स जहां पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा पॉजिटिव, वो होगा मल्टीप्लेक्सेस और साथ ही एयरलाइन कंपनीज। आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लेक्सेस की बात करूं तो लॉकडाउन के चलते भारी असर होता हुआ दिखा इन कंपनीज को। पहली मार्च से लेके अब तक आइनॉक्स, पीवीआर ने करीब 36% से लेके 40% तक के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब वो थोड़े से रिवर्स होते हुए दिखेंगे धीरे धीरे। और साथ ही एविएशन कंपनीज में भी हमने देखा है 20% से 40% तक के नेगेटिव रिटर्न्स। धीरे धीरे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्षमता विस्तार थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा और इसके चलते एविएशन कंपनीज को भी थोड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आएगी, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आने के संकेत जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण रिसर्च। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन कौन से हैं जिस पर बाजार की नजर है और जिन ट्रिगर्स के दम पर बाजार की चाल इधर उधर हो सकती है। ये डिटेल समझाने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, कई सारे इवेंट्स हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। सबसे पहले नतीजों की अगर बात करें, अगले हफ्ते निफ्टी स्पेस में जी एंटरटेनमेंट के नतीजे आते दिखेंगे। इसके अलावा वायदा बाजार में पेट्रोनेट एलएनजी और मुथूट फाइनेंस के नंबर्स पर फोकस रहेगा। साथ ही 17 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन टीडी सैट में ट्राई वर्सेस वोडाफोन आइडिया मामले पर अगली सुनवाई होने जा रही है। इसी दिन कोल माइनिंग प्राइवेटाइजेशन केस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। साथ ही सैटर्न क्रेडिट केयर की बोर्ड बैठक होगी जहां पर बोर्ड एनसीडी के जरिए 100 करोड़ जुटाने पर सोच विचार करेगा। मिंडा इंडस्ट्रीज के राइट इशू की 17 अगस्त रिकॉर्ड डेट होगी। हेल्थ केयर ग्लोबल का ओपन ऑफर 17 अगस्त को खुलेगा। वहीं रेल पीएसयू 17 अगस्त तक प्रोजेक्ट के लिए बोलियां जमा करेंगी, ये डेडलाइन है, इस पर ध्यान रहे। 18 अगस्त मंगलवार के दिन स्पेंसर्स रिटेल राइट्स इशू इस दिन बंद होने जा रहा है। 19 अगस्त यानी कि बुधवार के दिन एफओएमसी बैठक के मिनट्स जारी होते हुए दिखेंगे। इसी दिन मुथूट फाइनेंस की कर्ज सीमा बढ़ाने पर भी एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। साथ ही गुरुवार का दिन यानी कि 20 अगस्त एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के मिनट्स इस दिन जारी होते हुए दिखेंगे। 21 अगस्त शुक्रवार के दिन जेट एयरवेज बैंक्रप्सी प्रक्रिया पूरी करने की टाइमलाइन है और साथ ही इसी दिन एमएनएम फाइनेंस राइट इशू के शेयर का अलॉटमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये अगले हफ्ते के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिसका नजर मार्केट के ऊपर रखना जिस पर जरूरी है। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का।
और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी बताइए सर, मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी नमस्ते। मैं मंडे के लिए सिप्ला लेके आया हूं और सिप्ला में 730 का कॉल मैं सर्च कर रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि नीचे का लेवल होगा, लेकिन जो प्रीमियम है वो थोड़ा बड़ा होगा, 51 रुपए 55 पैसे। तो आपकी जो टोटल जो वैल्यू बनती है वो करीब 781 रुपए बनती है। उसके ऊपर जाएगा तब आपको फायदा होता है। लेकिन जो कॉल इसमें प्रॉफिट होने के ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ये नीचे के लेवल का कॉल है, तो ये जल्दी प्रॉफिट होगा इसमें। अगर ऑप्शन आपको चाहिए तो 780 का भी 22 रुपए का कॉल ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये सजेस्ट किया है 730 का कॉल 51 रुपए 55 पैसे पे लिया जाए, स्टॉप लॉस 35 रुपए और टारगेट रहेगा 80। तो ऐसे मार्केट के अंदर फार्मा ही ठीक था और इसलिए मैंने उसी सेक्टर से स्टॉक चुना है जो रिलेटिव सेंस में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। और अब वक्त है ये जानने का कि मंडे का मार्केट कैसा रहेगा और मंडे के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, अब 2 दिन के गिरावट के 2 दिन की अगर हम देखें यहाँ पर, तो छुट्टी के बाद जब मार्केट मंडे को ओपन होगा तो मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी बाजार में बनानी चाहिए? 11,200 के नीचे की क्लोजिंग देने के बाद अब अगले हफ्ते के लिए निफ्टी पर बेहद अहम सपोर्ट लेवल जो आता दिखेगा वो आएगा 10,900 से लेकर 11,050 की। ये 150 पॉइंट की रेंज अब अगले अहम सपोर्ट के तौर पर आपके लिए काम करती हुई दिखेगी। और बैंक निफ्टी अगर 21,400 21,500 के रेंज को तोड़कर नीचे ट्रेड करता है तो 21,000 के आसपास अगला मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी पर नजर आएगा। अब ये आगे किस तरह से होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से दिखते हैं। क्या ग्लोबल मार्केट्स में इतनी तेजी होने के बाद एक छोटा सा रनिंग करेक्शन है? शायद हाँ। और अगर ये है तो बाजार फिर से 11,000 के लेवल को तोड़े बगैर रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर इस रनिंग करेक्शन के बजाय करेक्शन थोड़ा सा गहराता है, बिकवाली थोड़ी सी बड़ी होती है, तो फिर चिंता की बात हो सकती है। तो पहला ट्रिगर जो आपको देखना है वो दुनिया भर के बाजारों से। ये तो बाहर का हुआ। हमारे यहाँ का क्या? हमारे यहाँ एफआईज और घरेलू फंड्स की जो बिकवाली हो रही है, थोड़ी सी घरेलू फंड्स की ज्यादा है, एफआईज हाथ खींच रहे हैं खरीदारी से। अब इनका रुझान आगे चलते हुए क्या होता है ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर एफआईज की बिकवाली बढ़ती है और घरेलू फंड भी बहुत तेजी से खरीदने नहीं आते तो मामला थोड़ा सा आगे चलते हुए मुश्किल भरा हो सकता है। तो ये 2 ट्रिगर हैं जो बाजार की स्थिरता, स्टेबिलिटी या खरीदारी फिर से लौटती है या नहीं ये दिखाएंगे। लेवल्स पर नजर रखिए। जब तक बाजार अहम लेवल तोड़कर नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक तेजी का रुझान बरकरार है। छोटे मोटे करेक्शन हर तेजी के मार्केट में आते हैं, अभी भी आए हैं, लेकिन हाँ एक चीज साफ दिख रही वो ये 11,300 11,400 बड़ी रुकावट का लेवल है और बैंक निफ्टी पर 22,300 से 22,500 की रेंज बड़ी रुकावट का लेवल है। फ्रेश और बड़ी तेजी अब तभी होगी जब अगले हफ्ते हम इन 2 लेवल्स को पार करके टिक पाए। अदरवाइज थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है और करेक्शंस में आपको रहना है हल्का, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आप हल्के रहें, कैश में रहें, ताकि अगर निचले लेवल मिले तो उसकी रहे तैयारी तुरंत से फिर से खरीदारी करने की। तो मौके मिलेंगे बाजार में और अगला हफ्ता अब तक के पिछले 5-6 हफ्तों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अहमियत वाला होगा और उसी की आपको तैयारी कर लेनी है। बहुत शुक्रिया सर आपका सोमवार के लिए ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। लेकिन अब सोमवार को ऑप्शन में और आपको कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग नतीजे जी। देखिए आज जिस तरीके से लास्ट के सेकंड हाफ में अगर हम देखें तो एक सेल ऑफ देखने को मिला मार्केट में और मार्केट थोड़ा सा कॉशियस मोड में दिखा। तो मार्केट पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से 11,300 350 के लेवल पे जाके हर बार सप्लाई प्रेशर वहाँ पे बना हुआ था और आज के सेशन में 11,200 के लेवल को भी हम तोड़ के बंद हुए। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है तो हम बुलिश साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट उसके लिए हम कॉल स्प्रेड के थ्रू, बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो हम 11,200 का कॉल ऑप्शन जो कि आज क्लोज हुआ 20 अगस्त के एक्सपायरी वाला 94 के आसपास वो बाय करेंगे। उसके सामने इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए जैसा अभी अनिल जी भी बता रहे थे 11,300 11,400 सप्लाई जोन है तो 11,400 के 2 कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे जो कि करीब 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे थे आज। तो इसमें हमें 60 रुपए का इन्फ्लो आएगा। तो टोटल हमारी कॉस्ट जो होगी इस स्ट्रेटेजी को इनिशिएट करने के लिए वो 34 रुपीज की होगी। तो एक कॉल
11,200 का बाय करना है 94 रुपीज में। उसके सामने हमें 2 कॉल ऑप्शन बेचने हैं 11,400 के, जो कि 30 रुपए के आसपास क्लोज हुए, तो 60 रुपए का इसमें क्रेडिट आएगा। तो टोटल हमारी कॉस्ट जो रहेगी इस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने की वो 34 रुपीज की रहेगी। इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 15 रुपए का और हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 80 रुपए तक के। हमें लग रहा है कि यहाँ से एक पुल बैक एक्शन जरूर आना चाहिए मार्केट में, जो कि इसको 11,250 11,300 की रेंज में लेके जाएगी। तो ये 80 रुपए के आसपास ये बुल कॉल स्प्रेड का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसमें जो ब्रेक इवन रहेगा वो रहेगा 11,460 का। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं क्रॉस करता हम ये स्ट्रेटेजी में प्रॉफिटेबल रहेंगे। जो ये एक स्ट्रेटेजी हम एडवाइस कर रहे हैं, जो कि मंडे के सेशन में डिप्लॉय करना चाहिए ट्रेडर को लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। वो जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो लग रहा है सीमेंस का। सीमेंस में 1200 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला, तो हम एडवाइस करेंगे कि सीमेंस का स्टॉक यहाँ से बाय करने की चल सकते हैं। 1185 का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें लगता है 1260 तक के टारगेट सीमेंस के स्टॉक में देखने को मिलेंगे। जी, और कोई खास स्टॉक सर जहां पर? अच्छा ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पालविया जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब संदीप जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए इस बाजार में कहां पर निवेश किया जाए? बिल्कुल, मैं जो थीम को फॉलो कर रहा हूं, जो अंडर परफॉर्मर्स है, जो मार्केट के साथ चले नहीं है, उन्हीं स्टॉक्स को मैंने लाने की कोशिश की है। और वो इस बार है फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। एक बेहतरीन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स में है, वन ऑफ द लीडिंग एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया लेवल्स पे है। कुछ प्रोमोटर्स के बीच में फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है, बट यही चीज मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। डेट फ्री कंपनी है, 10 के P मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 23-24 का, और पिछले अगर 5 साल की 3 साल की ग्रोथ दिखे तो 9-10% की है। प्रॉफिट की ग्रोथ करीब 14-15% की है। डेट फ्री कंपनी, जितनी बुरी लॉकडाउन की वजह से इंपैक्ट आना था, सब कुछ भाव में कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात है, पिछले 3 साल में -18.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ स्टॉक, तो इसीलिए डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि 280 पे क्लोजिंग हुई आज की, 350 से लेकर 390 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक बिल्कुल लिया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि शुक्रवार का मार्केट कैसा रहा, किस तरह का एक्शन दिखा, और मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कहां पर निवेश कर सकते हैं।